नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा, मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा का वो मौन, कविशा की वो चुप्पी, कविशा की वो खामोशी। क्या ये खामोशी वही खामोशी थी जो तूफान से पहले की होती है? उदय की वो हरकतें जिन पर अमाल को बहुत गुस्सा आया था, इतना कि वो उदय के गाल लाल करने के लिए भी तैयार हो गई थी। अब शादी की वो रात आ गई थी जो कविशा के द्वारा लाई गई थी। उस रात का सब पर भारी हो जाना जाना था हमने, और उस रात के साथ साथ एक ख़बर और आई थी जो आप सबको मिल ही गई होगी। अगर नहीं मिली है तो जाइए पिछला एपिसोड सुन लीजिए, और जो सुन चुके हैं वो अब अगले एपिसोड में चले मेरे साथ। कविशा के कदम एक बुलेट ट्रेन की तरह अपने मंडप की तरफ बढ़े थे, जहाँ पंडित महाराज अपनी पोथी पत्रियाँ खोलकर अग्निकुंड की सामग्रियों की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी पलकों को आँखों को ज़रा ऊपर उठाया था और उनकी पलकें वहीं ठहर गई थी। अरे कन्या, तुम्हें जब आने के लिए कहा जाए तब आना, अभी तुम्हारे आने का टाइम नहीं हुआ है। पंडित जी ने वापस अपनी नज़रें अपनी बात कहकर अपनी पोथी पत्रियों में कर ली थी। हाँ, लेकिन आपके चलने का टाइम हो गया है पंडित जी। मम्मी और प्रिया ठीक पीछे आकर खड़े हो गए थे कविशा के। क्या मतलब है कन्या? अभी हमारा पूरा जीवन बाकी है और तुम कह रही हो कि चलने का टाइम हो गया है? अपने विवाह के शुभ अवसर पर जरा शुभ शुभ शब्द निकालो कन्या। ये पंडित जी की बात थी। ओफो पंडित जी, आप यहाँ फेरे करवाने आए हैं ना? तो आपको वही काम करना है और उसी काम के लिए चलना है। दक्षिणा आपको मिल जाएगी, चलिए मेरे साथ चलिए। कविशा ने भवों को ऊपर चढ़ाए हुए चिढ़कर कहा था। ये तू क्या कर रही है कविशा? तुझे कुछ होश है? हाँ, मत फिर गई है तेरी? क्या करने जा रही है तू? मम्मी की बात पर बस घूरा था कविशा ने मम्मी को, और कुछ नहीं कहा था। आप चलेंगे जल्दी पंडित जी? कविशा ने अपनी बात पंडित जी पर कही थी, और पंडित जी अपनी पोथियों पत्रियों को जल्दी जल्दी बांधना शुरू कर चुके थे। हाँ 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 कन्या, चलता हूँ। तुम तो बिल्कुल आंधी पर सवार हो। हाँ, ज़रा विश्राम तो लो। ये कहते हुए पंडित जी अपनी सारी जो भी सामग्री है, जो भी उनकी पत्रिकाएं हैं, वो सब बांधने लगे थे। हो गया, अब चलें। कविशा पीछे मुड़ी थी अपनी बात कहकर। रुक जा, कहाँ जा रही है तू? ये तो बताती जा, क्या करना चाहती है तू? मम्मी के माथे पर शिकन थी और उन्होंने कविशा को उसकी कोहनी से पकड़कर रोका था। जो करूँगी मम्मी, आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कविशा ने अपनी बात कही थी और अपने हाथ पर से मम्मी का हाथ हटा दिया था। जाने दो मम्मी, जाने दो उन्हें, प्रिया ने माँ को थामते हुए कहा था। कविशा ने अपने ताव भरे कदम आगे बढ़ाए थे और पंडित जी भी ज़रा तेज तेज चले थे कविशा के पीछे। बाहर जाके कविशा ने एक टेम्पो को रोक दिया था जो अपने घर के लिए रवाना था। अरे बहन जी, काहे रोक रही हैं? हमारा दिन का कोटा पूरा हो चला है, अंधियारा सर पर है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर जा रहे हैं। उस टेम्पो वाले ने साफ साफ कविशा से अपनी बात कही थी। जितना किराया तुम एक तरफ का लेते हो ना 4 लोगों से, उसके 4 गुना दूंगी मैं। चलो। पंडित जी ने पीछे मुड़कर बड़ी बड़ी आंखों से कविशा को देखा था। उसकी इस पागलपन पर हैरान थे पंडित जी। कहाँ जाना है आपको? उस टेम्पो वाले ने पूछा था कविशा से, और उसके मन में ज़रा किराए की बात घर कर गई थी। बस यहीं 20 मिनट की दूरी है बस। ठीक है, चलो बैठो। टेम्पो वाले ने बैठने की इजाज़त दे दी थी और अपने हाथ को ज़रा ऊपर उठाकर गियर घुमा दिया था। टेम्पो स्टार्ट कर दिया था। चलिए पंडित जी, बैठिए। कविशा ने अपना मेहरून लहंगा ज़रा उठाया था कदमों से और बैठते हुए पंडित जी को भी विराजमान होने का ऑर्डर दिया था। ये दोनों बैठे थे। पंडित जी की भवें परेशानी में सिकुड़ रही थी। अपनी रुद्राक्ष माला निकाल ली थी उन्होंने और उंगलियों पर वो फेरने लगे थे उस माला को। राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है। देखो, कन्याओं को ज़रा भय नहीं ईश्वर का। राम राम राम। माला जपते हुए धीरे से बुदबुदा रहे थे पंडित जी। क्या क्या कहा आपने?
कविशा ने भवें से कोड़ कर पूछा था। कविशा के चेहरे की जो भंगिमा थी बड़ी क्रोधित थी। अरे कुछ नहीं कन्या, कुछ नहीं कहा हमने, मरना थोड़ी है हमें। पंडित जी अपनी जान जोखिम में थोड़ी ना डालना चाहते थे, अपनी बात दोहराकर, वो भी साफ साफ शब्दों में जो कविशा को सुनाई दे। वहाँ रूही ऊपर बालकनी में टहल रही थी और मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन ने पॉपअप किया था। हवेली के सामने वाले आंगन में उदय इधर उधर अपने कदमों से ज़रा धूल उड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके कदमों में धूल उड़ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे घास के तिनके थे। मॉम अपने दास और दासियों को कुछ काम सौंप रही थी और अमाल अपने कमरे में बैठकर बस अपनी उलझनों को बांधने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जो उसे ना लेटने दे रही थी, ना बैठने दे रही थी, ना ही कहीं आने जाने की इजाज़त दे रही थी। सो जाना तो दूर की बात थी उसके लिए आज। तभी वो टेम्पो हवेली के बड़े से दरवाजे पर आकर रुक गया था। दरबानों ने उस टेम्पो को रोक दिया था। तभी कविशा बाहर निकल कर आ गई थी उन दरबानों के सामने, और वहीं पर उदय की नज़र इस तरफ पड़ गई थी, और हवेली की बालकनी पर जो रूही घूम रही थी उसकी नज़र भी इस मेन दरवाजे पर पड़ी थी। वो चौंकते हुए फट से नीचे की तरफ बढ़ी थी। उसने कविशा को देखा नहीं था, लेकिन एक लड़की, वो भी शादी के जोड़े में, बस इसलिए उसने अपने कदम ज़रा जल्दी में बढ़ा दिए थे। मेरा रास्ता मत रोको, वरना मैं तुम्हारे इस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चली जाऊंगी, समझे तुम दोनों? दरवाज़ा खोलो। कविशा के शब्द थे उन दरवानों पर। तभी उदय इस तरफ आ गया था। भाभी, आप इस वक्त? भाभी, कविशा के कान और गर्म हो गए थे और उसने घूर कर उदय को देखा था। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, दरवाज़ा खोलो। मौत चाहते हो अपनी तुम दोनों? दरवाज़ा खोलो फटाफट। उदय ने ये कहा और वो पीछे हट गया। कविशा चुपचाप जाकर टेम्पो में बैठ गई। टेम्पो वाले को कविशा ने ऑर्डर दिया अंदर जाने का। टेम्पो वाले ने वो टेम्पो अंदर घुसा दिया आंगन में, और उस टेम्पो की आवाज़ थोड़ा गूंजने सी लगी थी। अंदर जाकर टेम्पो रुक गया था। कविशा टेम्पो से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी। अरे 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 बहन जी, किराया तो दे के जाइए। आपने कहा था 4 गुना देंगी, आप तो 1 गुना दिए बगैर ही भाग रही हैं। दोबारा कोई यकीन नहीं करेगा आप पे। कविशा ने उस टेम्पो वाले को घूर कर देखा था और फिर उदय को देखा था। हाँ हाँ, मैं देता हूँ ना किराया, कितना हुआ है तुम्हारा? उदय ने अपनी जेब में हाथ डाला था ये कहकर, और पैसे निकाल कर उसने टेम्पो वाले को दे दिए थे। टेम्पो वाला अपने टेम्पो को मोड़ते हुए पीछे ले गया था और बाहर कर दिया था उसने अपने आप को इस हवेली से। उदय के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरानी भी थी, और पंडित जी अब अपनी रुद्राक्ष की माला को ज़रा जल्दी जल्दी घुमाने लगे थे। तभी एक दासी ने कविशा को देखा था और वो चौंकते हुए अंदर भागी थी। कविशा के कदम तेजी में अंदर की तरफ बढ़े थे। तभी सामने से मॉम आ गई थी। कौन हो तुम, और इस तरफ कहाँ चली आ रही हो? मॉम ने ये पूछा था। कविशा के चेहरे को ध्यान से देखने लगी थी और बस देखती ही गई थी। कविशा के चेहरे की चमक ने खींच लिया था मॉम की आंखों को, और उनकी आंखें अटक गई थीं। उनके कदम वहीं थोड़ी दूर पर ही रुके थे, और वो दासी जल्दी जल्दी मॉम के पीछे हो गई थी और देखने लगी थी कविशा को। रूही के कदम जल्दी जल्दी अमाल के कमरे की तरफ बढ़े थे। एके, एके, कहाँ हो एके? रूही कमरे में घुसते ही सिर्फ यही शब्द पुकार रही थी। तभी अपना मुंह धोए अमाल बाथरूम से निकली थी। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ रू? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, आप चलो मेरे साथ। रूही ने अमाल का हाथ पकड़ा। आपकी बेटी कहाँ है? उसे बहुत शौक है ना शादी करने का। कहाँ है वो? बुलवाइए उसे। कविशा ने अपनी गर्दन को सीधा कर लिया था मॉम के सामने, और मॉम उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। अरे कन्या, तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, बोलो जरा, साफ साफ कहो। और मुझे मुझे क्यों अपने साथ बांधा हुआ है? हाँ। पंडित जी की इस बात पर कविशा ने उन्हें भी घूर कर देखा था, और पंडित जी बेचारे चुप हो गए थे।
कविशा के चेहरे पर जितना ताव था उतना ही तेज भी था, और वो तेज किसी को भी अपने ऊपर आकर ठहरा सकता था। मॉम का भी यही हाल था। मॉम अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन उनका चेहरा ये दिखा रहा था, स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा था, और दिखा रहा था कविशा को कि वो किसके सामने खड़ी है। लेकिन कविशा भी तो कविशा ही थी। तुम ये क्या कह रही हो लड़की? कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, किसके सामने खड़ी हो ये पता लग रहा है? मैं किसी के सामने भी खड़ी रहूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस आप अपनी बेटी को बुलवाइए, शादी करनी है ना उसे, ले आई हूँ मैं उसकी बारात। बुलवाइए और कहिए उससे कि शादी करे मुझसे। कविशा के ये शब्द थे। तभी रूही अपने चेहरे पर ढेर सारी खुशियाँ लेकर अमाल का हाथ खींचते हुए इसी तरफ आ गई थी। एके सी भाभी। रूही अलग खुशी में थी और अमाल अब हैरान से भी ज़्यादा हैरान थी। एक तो कविशा उसके सामने, ऊपर से वो मेहरून कलर का शादी का जोड़ा, ऊपर से कविशा के चेहरे का ये तेज, ऊपर से उसकी ये बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें, ऊपर से उसकी ये चोटी, उस चोटी में फूल और मांग टीका, हाथ में वो हाथ के छपके, और पैरों की वो पायल जो अभी तो खामोश थी। जैसे ही रूही उसे लेकर आई, उसकी तरफ कविशा का चेहरा मुड़ गया, और जो भी बचा था उसके चेहरे में, क्रोध की कोई भी लकीर अगर बची थी तो वो अब आ गई थी। ताव में अगर 5% भी कमी थी तो वो अब पूरा हो चुका था। घूरने से भी ज़्यादा घूर कर अपनी आँखों में नफ़रत लिए उसने अमाल को देखा था, और उसकी आँखों की नफ़रत को मॉम ने रिकॉर्ड कर लिया था अपने दिमाग में। फिर मॉम ने अमाल को देखा था, जिसका चेहरा खिल गया था। सिर्फ कविशा को देखने भर से उसके होठों ने मुस्कान ले ली थी, और उसके होठों पर मुस्कान आए और मॉम का दिल ना मुस्कुराए, ऐसा कैसे हो सकता था? मॉम ये सारा तनाव, ये सारा खिंचाव समझ रही थी। कविशा ने अपने कदम अमाल की तरफ बढ़ा दिए थे। अमाल बिल्कुल स्तब्ध थी, अपनी जगह से वो हिली ही नहीं। लेकिन कविशा ठीक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी, हमेशा की तरह एक हाथ की दूरी पर। शादी करने का बहुत शौक़ था ना तुम्हें? हाँ, तो चलो करो मुझसे शादी, अभी के अभी। फिर से अमाल बिल्कुल खामोश चुपचाप हैरानी से कविशा को देखने लगी थी, और मॉम अब एक कदम पीछे ले चुकी थी और सिर्फ इन दोनों को देख रही थी। रूही मुस्कुराए जा रही थी, उदय भी बहुत खुश था। पंडित जी चलिए अपना हवन कुंड तैयार कर लीजिए, फेरे कराने हैं आपको, फेरे। कविशा कह तो पंडित जी से रही थी, लेकिन देख रही थी अमाल की आंखों में आंखें डालकर। लेकिन कन्या, वर को तो बुलाओ, वर होगा तभी तो तुम्हारे फेरे होंगे। पंडित जी आपको फेरे कराने हैं इसके साथ, ये जो आपके सामने खड़ी है इसके साथ। कविशा का साफ साफ इशारा अमाल पर था, और पंडित जी के होश उड़ गए थे। जल्दी जल्दी जो उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला इधर उधर हो रही थी, वो एक जगह स्टॉप हो गई थी। पंडित जी का जो ब्रेन सेल था, जो सोचने की उनकी शक्ति थी, वो शायद रुक गई थी, जम गई थी बर्फ़ की तरह। ये क्या, एक लड़की से फेरे? लेकिन वो ये कुछ बोल नहीं पाए। अरे कन्या, माना कि ये घोर कलयुग है, लेकिन तुम ये क्या करने जा रही हो? अरे विधि का विधान बदलने जा रही हो, एक लड़की से शादी करने जा रही हो? हाँ पंडित जी, अगर आपने मेरे फेरे इसके साथ नहीं करवाए तो मैं अपने फेरे आपके साथ कर लूँगी, सुना आपने? कविशा ने ये कहकर बिना बुलेट और बिना गन के गोली तान दी थी, दाग दी थी पंडित जी पर। तानना तो दूर की बात। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी दो मेरा मतलब एक मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। मैं तुमसे क्यों फेरे करूँगा? तुम जिससे भी अपने फेरे करवाना चाहती हो करवाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हे भगवान, ईश्वर, क्षमा 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 प्रार्थी हूँ मैं तेरा।
मुझे क्षमा करना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। अगर मैंने इसके फेरे इस लड़की से हाँ, इस लड़की से नहीं कराए तो ये मेरी जान ले लेगी। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बीवी, एक पत्नी है, एक अर्धांगिनी है, उसका क्या होगा? अपने ही शब्द जल्दी बड़बड़ा रहे थे पंडित जी। अमाल ने अपनी उन्हीं हैरान भरी निगाहों से अब मॉम को देखा था। मॉम सिर्फ मुस्कुरा दी थी अमाल को देखकर। अमाल को लगा उसकी मॉम इसका विरोध करेंगी, रोकेंगी इसे, लेकिन नहीं, मॉम अब एक कदम दूरी ले चुकी थी। पंडित जी, क्यों खड़े हैं आप? मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं? अरे कन्या, मुहूर्त छोड़ो, ये बताओ कुंड कहाँ लगा है? अग्नि कुंड कहाँ है? अब मैं अपने चारों तरफ घुमा के जो तुम्हें फेरे नहीं दिलवा सकता ना। हाँ, कुंड चाहिए, अग्नि चाहिए। अग्नि को साक्षी मानोगी या नहीं मानोगी? घोर कलयुग है। पंडित जी की इस बात पर कविशा ने अपनी घूरती हुई निगाहों को उदय पर कर दिया था। अभी तैयार कराता हूँ मैं भाभी, 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी अग्नि कुंड यहाँ खड़ा करता हूँ। कितना बड़ा चाहिए पंडित जी, बस बोलो। उदय तो 4 कदम आगे था इन सब चीज़ों में। हाँ, जल्दी। और मैं अभी 2 मालाएं लेकर आती हूँ। ये रूही के शब्द थे। वो फट से अपने घर के ही बगीचे में गई थी और रात के टाइम ही उसने फूल काटना शुरू कर दिए थे गुलाब के। फटाक से वो 2 दासियों को अपने साथ ले गई थी। उन तीनों ने मिलकर जल्दी 2 मालाएं तैयार कर दी। 10 मिनट नहीं लगे माला तैयार करने में। और उदय, उसको 15 मिनट नहीं लगे, वो अग्नि कुंड तैयार कर चुका था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अमाल के ये शब्द थे। क्यों? अब तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हें तो यही चाहिए था ना? हाँ? कविशा ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया था। इतनी गुस्से में थी वो। उसने अपनी दोनों हथेलियों को बांध रखा था। इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतनी नफरत थी उसके अंदर। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अमाल ने इस दफ़ा उन्हीं मुट्ठी भरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा था और यहाँ से थोड़ी दूरी ली थी और कविशा के सामने हुई थी। अमाल, क्या कर रही हो तुम ये? हाँ, अमाल ने पूछा था। तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो ये बेतुकों की बातों में? हाँ, तुम्हें तो यही करना था ना। तो हो गया ये, चलो अब लो मेरे साथ फेरे। मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ कविशा, क्या कर रही हो तुम ये? अरे, तुम्हें समझने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जश्न मनाना चाहिए था, पार्टीज करनी चाहिए थी, गोलियां चलानी चाहिए थी ना। तुम यही तो चाहती थी। तुम्हारी तो ये विश थी ना। पता नहीं विश भी थी या सिर्फ जिद थी। फिर से दांत पीसे थे कविशा ने अपनी बात कहकर। तुम अपनी जिद के आगे कुछ भी नहीं देखना चाहती हो। तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता अपनी जिद के आगे। जिस तरह तुम ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जे करती फिरती हो, लोगों के घरों पर कब्जे करती फिरती हो, उसी तरह तुम ये चाहती हो कि कोई तुम्हारा ज़बरदस्ती हो जाए, उसके दिल पर तुम राज कर सको, उसके दिल पर तुम कब्जा कर सको। तुम कुछ भी कहे जा रही हो कविशा, कुछ भी कहे जा रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैंने तुमसे वादा किया था तुमने। हाँ, लेकिन अपना वादा निभाया कब तुमने? कब निभाया? वही किया ना तुमने करण के साथ। हाँ, जिसका मुझे डर था। मैं नहीं चाहती कि कोई और अब तुम्हारी जिद के बीच में आए। तो करो अब मुझसे फेरे, करो मुझसे शादी। देखो कविशा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी का कोई रास्ता नहीं काटा, मैंने किसी के साथ अब कुछ नहीं किया। मैं तुमसे वादा कर चुकी थी। हाँ, कहा ना मैंने, तुमने सिर्फ वादा किया, वादा निभाया तो नहीं। और मैं अब अपना घर छोड़ चुकी हूँ और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी किसी भी कीमत पर। तो करो मुझसे शादी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी को भी रास्ते चलते हो टेम्पो ड्राइवर को भी पकड़ कर उससे शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने घर की दहलीज पार कर चुकी हूँ। तो तुम्हें अब मुझसे शादी करनी होगी।
दूर खड़ी मॉम इन दोनों को देख रही थी। उन्हें गुस्सा आना चाहिए था। उन्हें इतना गुस्सा आना चाहिए था कि कविशा का हाथ पकड़े और उसे घर से निकाल दें, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था। उनके होठों पर मुस्कान थी। अमाल इस तरफ बढ़ी थी और उसने मॉम को देखा था। मॉम ने मुस्कुराया था और जैसे अमाल को इजाज़त मिली थी, चलिए पंडित जी मंत्र शुरू करिए। जैसे ही कविशा ने ये कहा, पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। पंडित जी जानते थे कि उन्हें यहाँ जल्द से जल्दी निकलना है, वरना उनकी शादी और उनके बच्चे फिर खतरे में थे। अमाल जाकर वहाँ खड़ी हुई थी कविशा के बगल में। कविशा ने अमाल के कुर्ते का जो कोना होता है वो पकड़ा और पकड़कर अपने दुपट्टे में बांध दिया। लो भाई, गठबंधन भी खुद ही कर लिया। रूही के हाथ से माला ली। एक माला फेंकते हुए उसने अमाल के गले में डाल दी और एक खुद ही अपने गले में डाल ली। पंडित जी फटाफट से मंत्र का उच्चारण करने लगे थे। प्रिया और मम्मी इतने परेशान हो गए थे। वो फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे कविशा को, मगर कविशा का फ़ोन शायद उसके पास था ही नहीं, तो उठाती कैसे। घर के जो मेहमान आए थे वो एक एक करके अपनी अपनी बात कहकर चले गए। जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, तो बस यही हाल था यहाँ पर आने वाले लोगों का। मम्मी ने किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया तो किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। इस तरह कविशा का पूरा घर खाली हो गया। बचा कौन? प्रिया और मम्मी। तब प्रिया ने वही बात दोहराई मम्मी के सामने जो कविशा हमेशा कहा करती थी, देखा मम्मी, आज कोई भी नहीं है हमारे साथ। क्या दी ठीक नहीं कहती? क्या हम किसी भी तकलीफ़ या मुसीबत में होंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा, तो फिर हम इनकी परवाह क्यों करते हैं? मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पानी भरी निगाहों से वो प्रिया को देखती रही। पंडित जी ने आदेश दिया एक पहला फेरा ले लेने का। पहले फेरे के साथ उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। पहले फेरे में कविशा आगे चली थी और पंडित जी ने उस पहले मंत्र का उच्चारण कर कर उसका अर्थ बताया था। इसी तरह पंडित जी ने 3 फेरे पूरे कर दिए थे। जिस तरह पहले फेरे का उच्चारण करके अर्थ समझाया था, उसी तरह 3 फेरों के उच्चारण किए और उनका अर्थ समझाया। तीनों में कविशा आगे थी। चौथा फेरा लेने के लिए कविशा ने कदम बढ़ाया तो पंडित जी ने रोका। रुको कन्या, रुको। अब वधू। अरे इतने में पंडित जी चुप हो गए। अमाल ने फट से अपने कदम आगे किए और वो कविशा के आगे हो गई। पंडित जी महाराज करते भी तो क्या करते, उन्होंने चुपचाप चौथा फेरा शुरू कर दिया। चौथे फेरे के श्लोक पढ़े और उसका अर्थ बताया। अब पंडित जी को रोक दिया था कविशा ने। रुक जाइए पंडित जी। रोक कर वो सामने खड़ी हुई थी और उसने वो गठबंधन खोल दिया था जो अभी खुद उसने बांधा था। अब आप जा सकते हैं पंडित जी। अब आपका काम पूरा हुआ। आपकी दक्षिणा ये दे देंगे। कविशा ने उदय की तरफ अपना हाथ पॉइंट किया था। उदय, हाँ बिल्कुल दे दूंगा भाभी, मगर शादी तो पूरी होने दीजिए। शादी पूरी हो गई है। हाँ, शादी पूरी हो गई। कविशा ने ये कहकर सिर्फ अमाल के तरफ अपना रुख कर लिया था। तो आज का एपिसोड यहीं तक रहने देते हैं। कल मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। अपनी राय ना लिखना भूलिएगा। हाँ, अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सुन ली है तो कमेंट करके बता दीजिए, और अगर सुन भी ली है, कमेंट भी कर दिया तो दोबारा कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए और दुआ करिए कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश हो। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।